जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आपका आपके YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म, और इस जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है आपके साथ, रोज मैंने आपसे कहा था कि आपके बोर्ड की तैयारी मैं एक बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं। उसी के लिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म आपके ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी से आने वाला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक में से एक है, और इसके जो फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। और सबसे बड़ी जो दुविधा बच्चों के मन में होती है वो ये कि आखिर इसके किस फॉर्मूले का प्रयोग हमें कहां करना है, क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसके फॉर्मूले और इसके न्यूमेरिकल बहुत है, और उन फॉर्मूलों के साथ इनमें खिलवाड़ बहुत किया गया है। पतले प्रिज्म के लिए कुछ अलग लगाना है, नॉर्मल प्रिज्म के लिए अलग लगाना है। और ऐसी समस्याओं के साथ बच्चों में होता क्या है कि जहां पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लगाना था उन्होंने वहां पर अलग लगा लिया, जहां पर उन्हें नॉर्मल लगाना था वहां उन्होंने पतले प्रिज्म वाला लगा दिया। तो ये बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इसी के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म की, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रिज्म के बारे में। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हुआ करे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, है ना। ये मैं आपको बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई क्वेरी वहां पर डालते हैं तो उसका जवाब मैं आपको अपनी अगली क्लास में जरूर दूंगा भैया, ठीक है ना, है ना। इसलिए अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप वहां पर डाल सकते हैं। और आज की क्लास हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रिज्म की ओर। और प्रिज्म की ओर चलने से पहले हम लोग बना लेते हैं प्रिज्म, ठीक है ना, जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया आज की कहानी को, प्रिज्म को। तो होता कैसा है प्रिज्म भैया? तो प्रिज्म की अगर आप देखें तो कहते हैं कि दो पारदर्शी माध्यमों से घिरी आकृति। कैसे? दो पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरी आकृति, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, थीटा कोण पर झुके ना, थीटा कोण पर झुके। तो आप कह सकते हैं दो दो किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठ, ठीक है ना। पृष्ठों, किसी कोण पर झुके समतल दो पृष्ठों से घिरी पारदर्शी ठोस आकृति, ठीक है ना भैया। जो ठोस आकृति होगी उसे हम क्या कह देंगे? प्रिज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया? प्रिज्म बोल देंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रिज्म होता क्या है, तो भैया अगर प्रिज्म की बात आप करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म होता है भैया दो सरफेस यानी दो समतलों के किसी कोण पर अगर रख दिया जाए तो अगर उनके बीच जो बना हुआ ठोस माध्यम, जो पारदर्शी माध्यम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। तो अब अगर बात आती है प्रिज्म की, तो प्रिज्म से आपको क्या समझ आया? दो समतल पृष्ठ आप देख रहे हैं, एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ ये है, और हमने इनको दोनों को रख दिया एंगल ए पर। किस पर रख दिया भैया? एंगल ए पर रख दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम एंगल ए पर रख देते हैं, ये रहा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें, इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं भैया? प्रिज्म कोण बोलते हैं, याद रखिएगा। इससे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं भैया, है ना। तो आप जिस कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरी आकृति की बात करते हैं उसे प्रिज्म कोण कहा जाता है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम है, तो आप ध्यान रखिएगा, पारदर्शी माध्यम होने का मतलब वहां अपवर्तन की घटना होगी, और अगर कोई अपारदर्शी माध्यम है तो वहां परावर्तन की घटना होती है भैया। यहां हमारे पास ये पारदर्शी है तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन कैसे होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या हो जाता है भैया? अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। तो आइए हम बनाते हैं इसका डायग्राम, क्योंकि ऑप्टिक्स के क्वेश्चन डायग्राम से, मैंने आपको बताया थी बात। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर डायग्राम आपका सही और स्वच्छ बन गया
तो कहानी आपकी वैसे भी सही और सच होने वाली है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बड़ा कलरफुल कर दिए हैं इनको हम, ये रहा ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो आप ध्यान दीजिए ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण। क्या हो जाएगी? आपतित किरण। अब इस तल पे हमें खींचना होगा अभिलंब, क्योंकि बिना किसी अभिलंब के भैया का नहीं होता है, बिना अभिलंब के अपवर्तन नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे पता करेंगे कि अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, क्या होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण, ठीक है, ये हो जाएगी आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो जाएगी भैया, ठीक। अब यहां पर यह अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो भैया होता है आपतन कोण आई। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात समझिएगा, कहते हैं कि ये हमारा जो प्रिज्म बना है ये किसी पदार्थ का बना होगा। मान लिया मैंने यहां पर ये बना है कांच का, तो आप एक बात समझिए, अगर ये कांच का है बाबू तो यहां पर इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? एन है मान लिया। तो आप ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास क्या है भैया बाहर, ये इस माध्यम में रखा गया है, तो इसे हम बोलेंगे माध्यम, और दोनों ओर का माध्यम क्या है? समान है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मान लें कि माध्यम वायु है, क्या है? वायु है, तो आप मुझे बताएं ये वायु है तो ये सरल माध्यम हो जाएगा इसके लिए, और ये कैसा हो जाएगा भैया? सघन हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है भाई। तो आप ध्यान दीजिएगा अगर ये सीधे जाती, मैं आपको समझाता हूं, अगर ये सीधे जाती तो आप ध्यान दीजिए कैसे जाती, ऐसे, ये बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो आप देखेंगे ये अभिलंब की ओर झुक गई भैया, ये ऐसे चली गई, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये अभिलंब की ओर झुक कर गई तो यहां पर इस दूसरे पृष्ठ से टकराएगी, क्योंकि ये माध्यम हमने कहा अभी आपसे उसके सापेक्ष कैसा है? सघन, और ये भी माध्यम दोनों ओर सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे लिए? सरल माध्यम हो जाएगा भैया। अगर ये माध्यम हमारे लिए सरल होने वाला है तो आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी, क्या? वो ये कि अगर ये माध्यम सरल होने वाला है तो आप सघन से सरल में जा रहे हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तो हमें बनाना होगा अभिलंब। क्या बनाना होगा भैया? अभिलंब बनाना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा एक अभिलंब को इस तल के लिए खींचना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए ये हमने बना लिया भैया अभिलंब, ठीक। तो अभिलंब क्या होता है? तल से 90 के एंगल, यानी 90 के कोण पर जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारे 90 के कोण पे है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाएगा हमारा अभिलंब, और जो प्रकाश किरण यहां पर आ रही है तो आप ध्यान दीजिए अगर ये सीधे जाती तो ऐसे ही चली जाती ना भैया, ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएगी तो इधर निकल जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा इस किरण को कहा जाता है निर्गत किरण। क्या कहा जाता है? निर्गत किरण। और निर्गत किरण की अगर हम बात करें तो निर्गत किरण व अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है निर्गत कोण। क्या कहते हैं इसको? निर्गत कोण। तो आप ध्यान दीजिएगा इसे इंग्लिश में कहते हैं इमर्जेंट रे, और इसे कहते हैं आप निर्गत कोण को कहते हैं इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहा जाए तो प्रकाश किरण के साथ आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि हमने वो सीधे जाना चाह रही थी, ठीक, लेकिन हमने बीच में एक माध्यम रख दिया, इसकी वजह से पहले प्रकाश किरण सरल से सघन में गई जिसकी वजह से वो अभिलंब की ओर झुक गई, फिर वो सघन से सरल में गई जिसकी वजह से अभिलंब से दूर हट गई, और उसका पथ ही चेंज हो गया, उसका पथ ही चेंज हो गया। जैसे आप भी देखते हैं कि आप स्कूल गए, स्कूल जाते हैं एक पर्पस लेकर कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, बैठना है, बढ़िया, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण दिख गया आपको, तो आपकी जो चित्त की वृत्ति है उसकी ओर चली जाती है और आपकी दिशा ही बदल जाती है। गए आप वहां पढ़ाई करने थे, लेकिन आपका आकर्षण जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा मैं, आपका मित्र
आपका मित्र वह आकर्षण है जो आपको अपनी ओर खींच लेगा और आपकी दिशा को ही क्या कर देगा भैया, परिवर्तित कर देगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, है ना, आप एक बात याद रखिएगा कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि यहां पर ये सीधे जाना चाह रही थी, लेकिन इसको मिल गया प्रिज्म, इसका मित्र, और जैसे ही मिला भैया तो इसकी दिशा को ही इसने क्या कर दिया, बदल दिया। वो कैसे, आओ देखते हैं। अगर ये सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन गई कहां है, इधर। तो पहले इधर जा रही थी, मुड़ गई, फिर इधर गई, है ना, इस परिवर्तन के कारण। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ा लें भाई। तो आओ जरा बढ़ा लेते हैं, क्या ही दिक्कत है हमको, है ना, हमको क्या दिक्कत होने वाली है इसको पीछे बढ़ाने में भैया। तो हम इसको पीछे की ओर लेते हैं बढ़ा, तो हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये एक बिंदु है। तो यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। तो आप ध्यान दें कि यहां पर एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। इस कोण को कहा जाता है डेल, यानी विचलन कोण। क्या बोलते हैं भैया, विचलन कोण बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। ठीक, विचलन कोण क्या होता है, आप कह सकते हैं आपतित किरण जिस दिशा में जाना चाह रही थी उसमें जा नहीं पाई, उसकी वजह से वो गई कहां है, इस तरफ। तो निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर व आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर जिस कोण पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वही कहलाता है विचलन कोण। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वह एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है ना, डेविएशन एंगल बोला जाता है इसे, क्या बोलते हैं भैया, डेविएशन एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इस पॉइंट को हमने कह दिया, ये हमारे पास क्या है, अगर हम कहें तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं M, इसे मान लेते हैं N ताकि आसानी रहे। इस वाले बिंदु को O मान लेते हैं, ठीक, इसे मान लेते हैं भैया P। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर P बिंदु पर हमारा क्या बना है, विचलन कोण बना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास हमारा प्रिज्म दे रखा है, तो इस वाले बिंदु को हमने मान लिया A ही मान लेते हैं, चलो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये आपतित किरण थी, तो ये कौन सी किरण थी, बीच वाली, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तन कोण पहला हो जाएगा R1 और ये अपवर्तन कोण हमारा दूसरा होता है R2। क्या होता है, R2। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहा जाए तो इस चित्र में अपवर्तन हुआ है तो स्नेल का नियम भी लगेगा भैया, अपवर्तन के लिए तो स्नेल का नियम बताया गया था। तो प्रिज्म में वो अपवर्तन का नियम यानी स्नेल का नियम कैसे लगेगा, इस बात के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी, कुछ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे, उसी से हमारे सारे डेरिवेशन निकलते चले जाएंगे। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली, मैं आपसे दावा करता हूं प्रिज्म का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, कोई डेरिवेशन आपसे छूटने वाला नहीं। ठीक, आइए देखते हैं। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं तो आपको दो किरणें देख रहे होंगी, ये आपतित किरण जो आपकी जा रही सीधे, ये अभिलंब जा रहा है, तो ये ऐसे गई है, ये ऐसे गया है। ये कोण अगर हम आपसे कहें तो आई है हमारे लिए, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है इसका, ठीक है, अपोजिट एंगल है इसका, ये आई है तो ये वाला भी क्या होगा, आई होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पूर्ण जो कोण है ये वाला ना भैया, इसको थोड़ा सा जो है कलर परिवर्तित कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सरल हो दिखाए में। ये वाला, ये पूर्ण कोण जो है ये आपका इधर आई है तो ये भी आई होगा, लेकिन हमारा इतना ये कैसा है भैया, ये वाला इतना है R1। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वाले कोण से इस वाले कोण से इतना निकाल लें तो ये वाला टोटल आई था, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा भैया, ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, ये वाला, है ना, इतना नहीं पूरा नहीं, है ना, ये वाला। तो आप ध्यान दीजिएगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो I माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना ये रेड डॉट डॉट जो लाइन गई है यहां तक ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण हमारा I था। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिएगा ये I है तो I से घटा देंगे R1 तो क्या हो जाएगा, I माइनस R1 हो जाएगा। वैसे ही सेम यहां पर देखो ये वाला कोण कितना है, E है, तो वैसे ही ये वाला टोटल कोण यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। अब अगर ये R2 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे E माइनस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर दिख रहा होगा M, P और N, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन कौन सा, M, P और N। फिर से देख लीजिए M, P और ये M, ये P और ये N भाई। ठीक, तो इस कोण के लिए अगर हम बात करें आपसे, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ऊपर जो है इसको शिफ्ट कर देता हूं, ये रहा ऐसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
ताकि आपके लिए जगह बन जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये हो जाएगा आपका त्रिभुज इन अ ट्राइंगल एम पी और एन, एम पी और एन में, ठीक है। आप देखें तो आपको एक स्पष्ट चीज दिख रही होगी कि इन तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज को अगर मैं बना ही दूं आपके लिए, थोड़ा सा प्रेम से आप समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वाला एंगल यहाँ कितना है? तो आप कहोगे भैया ये I माइनस R1 है। मैंने कहा ठीक है। ये वाला कितना है? तो आप कहोगे E माइनस R2 कर दिया है, ठीक है। ये वाला क्या है? ये विचलन कोण है। तो अगर आपको एक प्रमेय याद हो कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा दो अंतः कोणों का योग, तीसरा कोण ये रहा और इसका जो बाह्य कोण होगा भैया, क्या होगा? बाह्य कोण, वो हो जाएगा ये वाला। तो इसके बराबर होगा इन दोनों का सम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल एम, एंगल एन, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे एंगल पी के भैया, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर लेते हैं। तो हो जाएगा आई प्लस आई, सॉरी प्लस ना होकर यहां क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आई माइनस R1 प्लस ये कितना दिया हुआ है? E माइनस R2, E माइनस R2 बराबर एंगल P हमारे लिए कितना है? डेल। तो इसको मान लेते हैं हम डेल, ठीक है, इसको मान लेते हैं भैया डेल मान लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा डेल हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा हमारा डेल। तो आप ध्यान दें यहां पर इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस माइनस वालों को एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे आई प्लस ई और इनको एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का R1 माइनस का R2 बराबर डेल हो जाएगा भैया। तो यहां पर इस आई प्लस ई को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा भैया? R1 प्लस R2 बराबर डेल के आ जाएगा बाबू। तो आप एक बात यहां से याद रखिए, ये आपको एक समीकरण मिल गई है ना, ये आपको एक समीकरण मिल गई भैया। क्या? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 बराबर डेल, विचलन कोण के। विचलन कोण हमने निकाल लिया यहां से। तो आप ध्यान दीजिएगा अगर केवल विचलन कोण पूछा जाता है आपसे तो आप इतना करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे स्नेल का नियम अपवर्तन लगवाता है तो अपवर्तन लगाने के लिए आप यहां पर रुक नहीं सकते भाई, अपवर्तन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि हमें आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का मान चाहिए स्नेल का नियम लगाने के लिए। n बराबर साइन I अपॉन साइन R होता है भाई, तो वही हमको लगाना है यहाँ। तो आओ देखते हैं, हमने यहां से निकाला ये इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमको मिलने वाला है अगले हमारे चतुर्भुज से। कौन सा चतुर्भुज है ना? कौन सा है भैया ये चतुर्भुज? मंडलाकार चतुर्भुज। आओ देखते हैं भाई, ये देख रहा होगा आपको एक पॉइंट, है ना, एक पॉइंट दिख रहा है A, एक पॉइंट दिख रहा होगा M, एक दिख रहा होगा O और एक दिख रहा होगा N। तो अगर हम बात करें चतुर्भुज कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा, है ना, उसी तरह का बना देता हूं ताकि आपके लिए ज्यादा विजिबल हो, यानी बहुत क्लियर हो, ठीक है ना। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कुछ वैसा ही बना देता हूं मैं, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे भैया, है ना। यहां पर आप देखिएगा ये N है, ये M है, ये आपका A है और ये आपका O है। तो आप जरा ध्यान दें, इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा। कैसे? आओ समझ लेते हैं। आप ध्यान दीजिए ये अभिलंब है, ये आपका क्या है? तल है। तल और अभिलंब के बीच बना कोण कितना होता है भैया? ये वाला देखो, इससे 90, तो इधर वाला भी कितना होगा? ये 90। वैसे ही तल और अभिलंब के बीच बना कोण 90, तो ये वाला भी कोण अंगल 90। तो आप ध्यान दीजिएगा अंदर का ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, तो ये दोनों 90 हो गए। तो अब ध्यान देना, ये वाला कोण एंगल ए है, प्रिज्म कोण, ये तो हमने मान ही रखा है। अब ये वाला कोण कौन सा होगा? इसकी सीधी लाइन को हम यहां से ऐसे मिला दें तो ये वाला एंगल कितना है? तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें पहले यहां पर देखिएगा एक त्रिभुज दिख रहा होगा M N और O। तो M N O में आप देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आप ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा? तीनों कोणों का योग अगर 180 है तो एंगल O कितना हो जाएगा? तो आप जरा ध्यान देना कि यहां से एंगल O कितना निकल आएगा भैया? तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस एंगल O बराबर 180 होगा। तो आप एंगल O बराबर कितना ले आएंगे यहां से? तो एंगल O आ जाएगा आपका 180 और ये माइनस का जाएगा उधर, तो माइनस का R1 प्लस R2 हो जाएगा भैया।
ये R1 प्लस R2 को उधर ले जाए माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना आ गया, एंगल O, एंगल O कितना आ गया है बाबू, तो एंगल O आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा, एंगल O की बात कर रहा हूं मैं, एंगल O की, ये एंगल O आ गया है कितना 180 माइनस R1 प्लस R2 आ गया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, इन चारों को जोड़ दूं मैं, 360 होता है, आओ देखते हैं। तो हमने कहा कि यहां हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल M हो जाएगा 90 प्लस एंगल N हो जाएगा 90 प्लस और ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 भैया, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 90 और ये 180 हो गया 360। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्या भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो ये 90 हो गया 180 और ये हो गया 360, तो ये हो जाएगा a प्लस 360 और माइनस का R1 और प्लस R2 और ये हो जाएगा 360, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 360 उधर जाएगा माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये 360, तो यहाँ क्या बचा a और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो अब आप ध्यान दीजिए, एक समीकरण हमारे पास आ गया a बराबर R1 प्लस R2, भैया क्या आ गया, a बराबर R1 प्लस R2। यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए आप, ये समीकरण 1 माना था हमने, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर हम यह मान एक समीकरण में रख दें तो यह हो जाएगा यह मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखने पर क्या आ जाएगा भैया, 1 में रखोगे तो इक्वेशन बन जाएगा आपके सामने I, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा और शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो I प्लस E और माइनस का A हो जाएगा भैया ये, और बराबर आ जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा I प्लस E ब्रैकेट में कर देते हैं और ये आ जाएगा आपका किसके, डेल के बराबर, किसके आ गया, डेल के बराबर। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो हमें दिया है I प्लस E माइनस A बराबर डेल, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 भैया, ये था हमारा 2 है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 को हमने रखा 1 में, जिससे निकली इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो ये होता है विचलन कोण के लिए फॉर्मूला, किसके लिए, विचलन कोण के लिए फॉर्मूला, I प्लस E माइनस A। प्रिज्म के लिए अगर आपको विचलन कोण निकालना है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अलबत्ता विचलन नहीं, विचलन के लिए ना भैया। हाँ, तो आप ध्यान रखिएगा, ये विचलन के लिए है, ठीक। इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, आई थिंक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक। तो अभी के लिए है ना, इसको मैंने जो है आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इधर कर देते हैं इसको शिफ्ट, ठीक है भैया, है ना। क्यों, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता हमें लगेगी, है ना, अभी उसकी आवश्यकता हमें लगने वाली है भैया, इसलिए हमने उसको बिल्कुल हटाया नहीं है। आइए देखते हैं, है ना। हाँ, अगर थोड़ा सा विजिबल हो रहा हो तो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही सारी बातें। अब ध्यान देना, हमारे पास ये आ गया है 3 इक्वेशन, है ना, R1 A1 आ गया, सॉरी 1 आ गया है, 2 आ गया और 3 आ गया है। अब चलते हैं इसकी कहानी को आगे लेकर, आगे कहाँ चलना है, तो आगे हम चलते हैं भैया कि आखिरकार जो हमारा विचलन कोण है जो हमारे पास आ गया है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विचलन कोण की निर्भरता जो है वो किस किस पर है। तो आप ध्यान दें कि अगर हमारे पास हमारे प्रिज्म का प्रिज्म कोण बढ़ता है तो आप देखिएगा विचलन कोण का मान भी बढ़ जाता है, विचलन कोण का मान भी बढ़ जाता है, ठीक। ए हमारा था प्रिज्म कोण और ए है हमारा विचलन कोण, सॉरी डेल है हमारा विचलन कोण। तो ए का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान भी बढ़ता है। अगर इसका अपवर्तनांक बढ़ जाए भैया तो आप ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक बढ़ने पर भी विचलन कोण का मान बढ़ता है, ठीक। ये बात अब याद रखिएगा, एक एक नंबर में आते सब कि ए अगर बढ़ेगा तो डेल बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो डेल बढ़ेगा। दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा पॉइंट, अगर लैम्डा बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है प्रकाश की, तो आप देखेंगे डेल का मान घट जाता है, डेल का मान घट जाता है, डेल का मान घट जाता है भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी बेसिस पर हमें इस I पर डेल की निर्भरता की बात करना है, इसकी इसकी निर्भरता। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे इसके लिए,
ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए एक्सपेरिमेंटल है, इसके लिए ग्राफ आता है। क्या आता है? ग्राफ। इस ग्राफ को जरा समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट, बहुत जल्दी बताऊंगा, है ना, ताकि आपको सारी बातें भी समझ में आ जाए और आपके पास भी समय कम है और हमारे पास भी, है ना, समय इस बात के लिए कि पेपर है और जल्द से जल्द बहुत कुछ पढ़ना है ना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि हम आपको बाकी सारी चीजें बता पाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भैया क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है आपतन कोण आई, ये हमारा दे रखा है विचलन कोण डेल। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ आपको मिला है एक्सपेरिमेंट से, इससे पता चलता है कि किसी एक ही आपतन कोण के लिए विचलन कोण निम्नतम होता है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, किसी एक ही आपतन कोण के लिए विचलन कोण निम्नतम होता है। तो आप एक बात याद रखिए, ये आई अगर है तो इस एक आई के लिए यहां पर ये जो डेल होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। बाकी हर एक डेविएशन एंगल के लिए, हर एक विचलन कोण के लिए आप अगर यहां पर देखें तो हमारे पास कितने आपतन कोण होते हैं। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, तो देखिएगा कि ये रहा एक, ये और एक पॉइंट ये रहा। आप जरा ध्यान दें कि हर आपतन कोण के लिए, सॉरी विचलन कोण के लिए, ये हमारा एक विचलन कोण है, मान लिया डेल है इससे, ठीक। तो डेल वन, तो इस डेल वन के लिए देखिए आप कौन कौन से आपतन कोण है, एक ये वाला आपतन कोण भी है और एक आपतन कोण ये भी है, यानी दो आपतन कोण के लिए डेल यही होगा, सेम होगा। आप ध्यान दीजिए, दो आपतन कोण, एक ये आपतन कोण, एक ये आपतन कोण, इन दोनों आपतन कोणों के लिए जो मिनिमम एंगल होगा वो, सॉरी, जो विचलन कोण होगा वो यही होने वाला है। लेकिन यहां मिनिमम एक के लिए ही होगा, केवल ये जो मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही है वो केवल एक के लिए है, केवल एक के लिए, एक ही आपतन कोण के लिए। इस ग्राफ से पता चलता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में यह आया कि अगर ऐसा होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं, तो थोड़ा सा जरा एग्जांपल के तौर पे हम बात समझना चाहते हैं। तो यहां पर आपको दो एजम्पशन मानने होते हैं। पहले कंडीशन क्या, पहली ये कि आप हमेशा याद रखिएगा कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, क्या बोलते हैं हम, अल्पतम विचलन की स्थिति में, है ना। हाँ, तो जो है ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में दो पॉइंट आपको मानने, हमेशा जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई निर्गत कोण ई के बराबर होता है। फिर से समझ लीजिएगा, हमेशा अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई निर्गत कोण ई के बराबर होगा। तो ये आई बराबर हो जाएगा ई के भैया, ठीक। वैसे ही दूसरा एक एजम्पशन और, ठीक है, दूसरा एक एजम्पशन और कौन सा, तो दूसरा एजम्पशन होता है कि R1 बराबर होता है R2 के। बाबू क्या होता है, बराबर। देखो अगर I बराबर है, E बराबर है, तो इनके लिए R1 और R2 के मान भी बराबर होंगे, ठीक है। ये दो एजम्पशन मानकर चलिएगा, दो एजम्पशन मान के चलिएगा, गांठ मान लीजिएगा बिल्कुल, है ना। पहले बता दे रहा हूं, अल्पतम विचलन की स्थिति में I बराबर E के होता है और R1 बराबर R2 होता है भैया। तो अगर ये ऐसा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना। इतनी बातों को एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं, ठीक है ना। स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा कि इसी के लिए अगर हम थोड़ा सा अपनी बातों को आगे बढ़ाएं ऊपर, कि जो है तो ये रहा, ठीक। तो इस अल्पतम विचलन के लिए ही ये रहा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास ये दो एजम्पशन आपको याद रखने हैं, ठीक। तो इनको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, है ना। अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो आप ध्यान दीजिएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति हमने क्या पढ़ा कि I बराबर होता है E के, और पहला एजम्पशन है ये। दूसरा एजम्पशन R1 बराबर होता है R2 के, ये दूसरा एजम्पशन। अब अगर यही मान मैं आपके इस समीकरण में रख दूं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, I या समीकरण एक में रख देता हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा यह मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक में अगर रख दूं मैं, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, I प्लस ई की जगह भी मैं I रख देता हूं, तो I हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा माइनस का,
R1 और R2 दोनों सेम ही है, तो R1 R2 बराबर मैं R मान लूं अगर, तो इन दोनों को, ये R1 को भी R कह देता हूं, R2 को भी R कह देता हूं, दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम है तो दोनों को R मान सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, या ऐसे ना मानते हैं, है ना, R1 प्लस R2 तो A है ही, है ना, R1 और R2 हमारे पास क्या है, A दे रखा है भैया, तो क्यों ना हम A वाला ही टर्म ले लें। इक्वेशन 1 में रखकर इक्वेशन 3 में रख देते हैं ना, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो अगर 3 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए I की जगह I था ही, और E की जगह भी I रख दिया मैंने एजम्पशन से, ठीक, अल्पतम विचलन की स्थिति में। और A की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, तो A की जगह तो A ही लिखेंगे, और बराबर आएगा हमारा किसके, डेल मिनिमम, मिनिमम में M लगा देते हैं भैया, यहाँ डेल मिनिमम में M लगा देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने तब की स्थिति ली है जब अल्पतम विचलन कोण की स्थिति की बात कर रहा है। तो अल्पतम विचलन के लिए I बराबर E होता है, वो रख दिया हमने, I की E की जगह हमने I रख दिया, और A तो A था ही, तो इस स्थिति के लिए, लेकिन ये दोनों बराबर कब होंगे, I और E बराबर कब होंगे, जब ये मिनिमम होगा, तो इसलिए हमने मिनिमम मान लिया इसको। तो ये हो जाएगा 2I, और ये A उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डेल M प्लस A, और बाई आप देखिएगा ये 2 है यहां पर, तो आप ध्यान दीजिए I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा डेल M प्लस A, है ना। एक बार मैं दोबारा इसको हटा के थोड़ा सा जो है लाइन हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा डेल M प्लस A, और ये अपॉन में आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, बटे 2। तो एक समीकरण आ गया भैया यहां से, I का मान आ गया। मैंने कहा था आपको, अगर आपको स्नेल का नियम लगाना है तो आपको I और R के मान चाहिए, I का निकाल दिया, R का भी देख लेते हैं भैया, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी ही बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं, अगर यह मान मैं समीकरण 2 में उठा के रख दूं, तो आप कह सकते हैं यह मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, अगर R1 बराबर R2 बराबर R है भैया, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये बराबर R के हैं, सब बराबर है ना, तो बराबर मान लेते हैं दोनों को, R1 R2 को R। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा R प्लस R1 की जगह भी R आ जाएगा भैया, R1 की जगह भी R आ जाएगा, और आप देखें तो R1 की जगह R, R2 की जगह R, तो A बराबर हो जाएगा आपका 2R, और R बराबर कितना आ जाएगा, तो A बाई 2 आ जाएगा भैया, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, 2 समीकरणें आ गई हैं, तो अब हमें लगाना है प्रिज्म के लिए स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता था, बहुत ध्यान दीजिएगा, स्नेल का नियम क्या होता था आपको याद हो, तो स्नेल का नियम था कि अपवर्तन के लिए, है ना, मार्क करके मैं रन कर देता हूं चेंज, अपवर्तन के लिए आपने स्नेल का नियम क्या पढ़ा था भाई, एक बार जरा बताइएगा, है ना। तो इस चीजों को मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा विजिबल ज्यादा अच्छे से हो, जे रहा, है ना भैया, आ गया है हमारे पास, तो I और R आ गए हैं हमारे पास। तो ऐसे में अगर हम कहें तो आप जानते हैं स्नेल का नियम क्या था भैया, स्नेल का नियम था अपवर्तनांक n बराबर होता है प्रथम माध्यम में बना जो आपतन कोण होगा उसकी ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या का मान सदैव एक नियतांक होता है, n बराबर होता है साइन I आपतन कोण, और अपन साइन अपॉन साइन R। तो I का मान कितना आ गया भैया, I का मान आ गया हमारे लिए साइन डेल M प्लस A बाई 2, और अपॉन साइन R की जगह कितना है, R बराबर आया है A बाई 2, कितना आ गया है, A बाई 2 आ गया भैया। तो आप देखेंगे अपवर्तन के लिए जो फॉर्मूला आ गया है, किसके लिए, लेंस के लिए, सॉरी प्रिज्म के लिए, वो आपके सामने ये रहा भैया, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये रहा, अगर आपको प्रिज्म का फॉर्मूला सॉल्व करना है तो आपको इस तरह करना था। पहला हमने क्या किया था, हमने त्रिभुज लिया था, पहले हमने डेविएशन एंगल निकाला, विचलन कोण निकाला, फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने आपको निकाल कर दिखाया वहां पर A बराबर R1 प्लस R2, जिसके लिए हमने वो चतुर्भुज लिया था, अगर आपको याद हो। तीसरा काम हमने वहां से क्या किया, फिर वहां से हमने देखा कि विचलन कोण पर उसकी निर्भरता कैसे है, आपतन कोण पर उसकी निर्भरता कैसी है विचलन कोण की। फिर हमने वहां से एजम्पशन उठाया I बराबर E अल्पतम विचलन के लिए, और अल्पतम विचलन के R1 बराबर R2, तो वहां से हमने उठाकर ये फॉर्मूला कर दिया सिद्ध। तो यहां तक कि अगर आपके लिए आता है तो ध्यान दीजिएगा। अब आता है ये नॉर्मल प्रिज्म के लिए, बात करते हैं हम लोग पतले प्रिज्म के लिए। बहुत छोटी सी बात अब बची है ना, इसी के साथ मैं चीजों को थोड़ा सा जल्दी करूंगा। पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर पतले प्रिज्म के लिए कहे
तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा भैया, तो आप ध्यान दीजिएगा। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म प्रिज्म के लिए एक बात याद रखिएगा कि हम मान लेते हैं पतले प्रिज्म के लिए आपतन कोण I व R ठीक बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो आपको मैंने ये जंक्शन बहुत पहले बताया था कि अगर छोटे हो तो साइन I को I कह देते हैं, साइन I को I कह देंगे और साइन R को R कह देंगे भैया, R कह देंगे। तो अगर मैं यहां से उठाऊं तो n बराबर आपके सामने क्या आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा I प्लस डेल m बाई 2 अपॉन a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां आ जाएगा n a, ये a इधर आ जाएगा तो n हो जाएगा n a, यहां से आप ध्यान दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ I नहीं होगा a होगा ना, सॉरी a होगा, सॉरी 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 सॉरी, तो आप लोगों को तो पता है यहाँ पर I होगा नहीं, यहाँ पर a होगा ना, तो a प्लस डेल एम बाई 2 था तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा a प्लस डेल एम, ये a इधर आ जाएगा तो n माइनस a हो जाएगा बराबर डेल m आ जाएगा। तो यहाँ से a अगर आप कॉमन कर लें तो a कॉमन करते ही आपको मिल जाएगा n माइनस 1 बराबर डेल m। तो पतले प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला लगता है अपवर्तनांक के लिए भैया वो ये रहा, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो ये रहा भैया आपके सामने, क्या a ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर डेल m है ना, अल्पतम विचलन कोण, जहां डेल m क्या है भैया, अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण है। तो एक बात आपसे मैं बता दूं, जब भी आपसे क्वेश्चन कहे कि पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लगाना है तो ये वाला लगाना, अगर प्रिज्म के लिए कहता है तो ये वाला लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या है यहां तक की, तो आज की बातें आपको समझ में आ गई होंगी है ना। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, आपत्ति विपत्ति संकट शंका आपदा विविधा दुविधा कुछ भी हो तो आप मुझे निसंकोच याद करें, ठीक है, आप मुझे निसंकोच याद करें, मेरे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दें है ना, और उसे मैं पकड़ लूंगा और आपको उसका आंसर अवश्य दूंगा भैया। तो आज की कहानी को इसी के साथ मैं करता हूं समाप्त और आपसे पुनः एक आग्रह करूंगा कि आप जिस तन्मयता के साथ आप स्वयं क्लास देख रहे हैं, देखते हैं, देख रहे हैं, देखते रहेंगे, उसी प्रकार आप मेरी क्लास को शेयर भी कर दिया करें है ना, इससे हमारे मनोबल को और भी थोड़ा बढ़िया रहता है। इसीलिए आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए है ना, दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक, चित्त की वृत्ति को इस जगह केंद्रित करने के लिए थोड़ा सा जब आप अगर एफर्ट कर देंगे है ना, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और भैया शेयर तो दबा के कर दिया करें। तो आज की क्लास यही समाप्त करता हूं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना, आपके निश्चित समय पर, ठीक। तब तक के लिए देखते रहिए धारावाहिक साइंस विद शशांक सर। धन्यवाद।